अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो है मैं शुरू करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अगर सेम होरिजोन होगा तो P और V में क्या होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। अगर फ्लो की वेलोसिटी सेम है तो प्रेशर बढ़ने पर H कम होगा, यानी कि लिक्विड नीचे जाएगा, और प्रेशर बढ़ने पर लिक्विड ऊपर जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम दो पैजेस लेते हैं, ठीक है, और ये दो पैजेस को हम इस तरह से रख रहे हैं तो दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो क्या है, अनचेंज है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में एयर को ब्लो कराता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो एक दूसरे से दूर जाएंगे? अब देखते हैं, ये दोनों ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम एयर को ब्लो कराते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। फिर वापिस से कई बार, एक बार क्या होता है कि गड़बड़ हो सकती है, दूसरी बार कंफर्मेशन टेस्ट ले लेते हैं। तो कंफर्मेशन टेस्ट जो है वो ऐसे लिया जाता है ना, कंफर्म करना पड़ेगा, फिर वापस से पास में आ रहे, तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया। अब इसका कारण क्या है, मान लेते हैं कि ये पुराने 200 के नोट है, यानी 2000 के नोट है ना, अभी उसकी वैल्यू 200 के बराबर ही। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में एयर ब्लो करता हूँ तो क्या होता है कि बीच में फ्लो की वेलोसिटी क्या हो गई दोस्त, बढ़ गई, यानी प्रेशर कम हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, और बाहर जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों इन नोटों पर फोर्स लगा रहा है, और उसके कारण ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। आया समझ में? सेम थिंग जो है वो कहां पर होती है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर अपनी बुआ को रिसीव करने जा रहे हो, है ना, आया समझ में? प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो, आपकी बुआ ट्रेन से आ रही है, या उसके पहले कोई एक फास्ट मूविंग ट्रेन वहां से गुजर रही है, तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा पीछे आ जा, है ना, नहीं तो बुआ से नहीं ऊपर वाले से मिलने चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका कारण ये है कि अगर ट्रेन फास्ट मूव हुई, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो इन बिटवीन ट्रेन एंड यू, ड्यू टू द फास्ट मूविंग ट्रेन, एयर की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके कारण यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और आपके बैक साइड जो है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसलिए आपके बैक साइड जो है एक थ्रस्ट लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उसके कारण आप क्या हो सकते हो, टॉपल हो सकते हो। सेम थिंग जो है वो कहाँ पर होती है कि अगर दो शीप्स एक दूसरे के पैरेलल अगर ट्रैवल कर रही है तो कैप्टन्स को बोला जाता है कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करें, अदरवाइज दोनों का कोलिजन पॉसिबल है। द सेम चीज होगी कि यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो उन दोनों के बीच में जो लिक्विड या एयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्रेमेंडस लार्ज हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, सराउंडिंग का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों को एक दूसरे के तरफ लेकर आने के कारण कोलिजन हो सकता है। तो सेम ये तीनों के कंसेप्ट सेम है, तीनों में कंसेप्ट सेम है, चाहे दो कागज रखें या ये रखें। अब इसके बाद में आप लोगों को एक मैंने बुनसन बर्नर का कंसेप्ट बताया था, तो बुनसन बर्नर का कंसेप्ट भी जो है ना इसी पर बेस्ड है। बुनसन बर्नर एक ऐसा apparatus है जिसमें एक फ्लेम को केमिस्ट्री की लैब में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एक रोटेटर से। जैसे घर में जो बर्नर होता है उसमें एक नॉब से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है कि एलपीजी को डायरेक्टली अगर हमने बर्न किया तो उसका 40% पार्ट जो है वो इवोपरेट होता है विदाउट एनी बर्न, है ना, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वो वेपोराइज्ड हो जाए, है ना। 100% एलपीजी का यूटिलाइजेशन तब होता है जब हम एलपीजी में प्रॉपर एयर का मिक्सचर करें, एंड इसको मिलाने के लिए टेक्निक जो है वो सिंपल है, बर्नौलीज थ्योरम से इजीली मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक नोजल होती है, एलपीजी को जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत तेजी से, क्योंकि उसके अंदर जब टैंकी के अंदर भरी जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भरी जाती है,
तो जैसे ही मैंने टंकी को ओपन करा तो क्या होगा, एलपीजी यहाँ से लीक होगा। किससे? इस नोजल से। आया समझ? इस नोजल से लीक होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, है ना। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब इस जगह का प्रेशर कम है और सराउंडिंग में जो एयर है उसका ब्लो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, तो यहाँ से एयर का फ्लो क्या होगा? इधर इधर जाएगा। अब ये एयर इस होल से मिक्स होकर जब ऊपर जाएगी तो एलपीजी प्लस एयर मिक्स होने के कारण क्या होगी? अच्छी खासी फ्लेम मिलेगी। और तुझे इस फ्लेम को रिड्यूस करना है, अगर तुझे जरूरत नहीं है तो यहाँ पर एक रोटेटर होता है, उसको रोटेट कराते हैं ना, तो ये होल्स का ओपनिंग क्या होता है? कम होता है। होल्स कम हो गए, आगे समझ, होल्स को कंप्लीटली क्लोज कर दिया तो क्या होगा? इस फ्लेम की इंटेंसिटी जो है वह लगभग 50% रह जाती है। तो बाय वी कैन एडजस्ट द फ्लेम बाय दिस रोटेटर, है ना। एंड सेम कंसेप्ट जो है वो कहाँ पे लगता है? घरों के नॉब, एलपीजी। आया समझ में? घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें भी आप देखोगे कि नॉब के जस्ट अंदर की तरफ 2 होल्स होते हैं और उसमें भी एयर मिक्स की जाती है, इसलिए आपको प्रॉपर फ्लेम मिलती है। इसके अलावा स्प्रेयर पे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्प्रेयर का फंक्शन क्या होता है कि इसमें एक पिस्टन होता है, वो पिस्टन से हम एयर को ब्लो कराते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई एक कंटेनर होता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड का कनेक्शन एक पाइप से होता है। तो ये जो पाइप है इससे तो लिक्विड ऊपर उठेगा नहीं, है ना। लिक्विड कैसे ऊपर उठेगा? जब हम इसके ऊपर कोई फास्ट मूविंग एयर को मूव कराते हैं। अगर यहाँ पर एयर, जब ये पिस्टन में इस पिस्टन को मूव कराएंगे तो यहाँ से एयर बहुत फास्टली मूव होगी। फास्टली मूव होने के कारण क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा बेटा? कम हो गया। और प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? लिक्विड उठ जाएगा। इसके बाद में एक और एप्लीकेशन है पिंग पोंग बॉल। आया समझ? ये पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल आप लोग कई बार कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि एक पाइप है, उसमें कोई पानी अभी नहीं बह रहा है, उसके ऊपर एक टेबल टेनिस की बॉल, एक लाइट वेट वाली बॉल जो है वो रख दो और पाइप को एकदम पानी फ्लो कराओ, तो पाइप से पानी ऊपर अगर ठीक वर्टिकल जाएगा ना, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बॉल जो है वो कुछ देर तक वहाँ पर ऊपर एयर में क्या करे? डांस करते रहे। आया समझ में? पहले हम लोग जब छोटे थे तो मार्केट में 1-2 रुपए का एक छोटा सा एपरेटस मिलता था जो कि पिंग पोंग बॉल होता था। और ये पिंग पोंग बॉल जो है वो एपरेटस जो है ना वो कैसा होता था? ये ऐसा। ओके, आजकल के बच्चे इसको कुछ दूसरा समझते हैं। आया समझ? ये कोई हुक्का वुक्का नहीं है, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं ये एक छोटा सा बकेट जैसा होता है ना, और यहाँ पर से हम क्या करते हैं? एयर को ब्लो कराते हैं। अगर मैं फास्ट मूविंग एयर, एक छोटा सा पतला सा पाइप होता है उसमें ब्लो कराता हूँ और यहाँ से नोजल से ये जब एयर ऊपर जाती है, नॉर्मली क्या होता है कि ये बॉल ऐसे ही नीचे अंडर ग्रेविटी पड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप फास्ट मूविंग एयर को ब्लो कराओगे तो ये बॉल क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी। और आप एयर लगातार ब्लो कराते रहोगे तो आपको एयर नहीं दिखेगी, लेकिन हवा में एक लटकती हुई, डांस करती हुई बॉल दिखेगी। अब ये बॉल जो है वो होल्ड कैसे रहती है? वहां पर ही कैसे पड़ी रहती है? तो आप क्या करा रहे हो बेटा? यहाँ से
ये एयर ब्लो करा रहे हो, तो बॉल के ठीक नीचे क्या होगा, एयर जो है वो ब्लो होती जा रही है। अब यहाँ पर कोई अगर मैं एक बॉल को मेरे फिंगर पर ऐसे रखूंगा तो वो टॉपल हो जाएगी, लुढ़क जाएगी, लेकिन ये नहीं हो रही। इसके पीछे कोई ना कोई शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ कुछ नहीं है बेटा, कि जब यहाँ से फास्ट मूविंग एयर इसके जस्ट बिलो होती है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सराउंडिंग का प्रेशर क्या होता है, पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट। चारों तरफ का प्रेशर क्या है, इस बॉल के चारों ओर का प्रेशर पी नॉट है, नीचे का प्रेशर कम है, इस बॉल के नीचे प्रेशर कम है। अब बॉल जो है सपोज कि इधर की तरफ गई तो उधर प्रेशर क्या है, हायर है, और उसके नीचे की तरफ प्रेशर क्या है, कम है। तो वो बॉल को क्या करता है, जब ये थोड़ी सी भी इधर जाती है तो बॉल वापस से इधर आ जाती है, जब वो थोड़ी इधर जाती है तो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की, समझ में आए, तो बॉल जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती। तो हल्की फुल्की बॉल जो है वो थोड़ी सी इधर हल्की फुल्की इधर उधर ऑसिलेशन करती रहती है ऐसे ऐसी, और वो फिर वापस से अपनी जगह पर बनी रहती है एक लॉन्ग टाइम तक। जब आप एयर को ब्लो करा सकते हो तो वो बॉल वैसी है, और ज़्यादा अगर वेलोसिटी से ब्लो कराओगे तो थोड़ी और ऊपर पहुंच जाएगी। आया ना समझ में? तो ये कहलाती है पिंग पोंग बॉल। पहले के जो वो क्या होते थे, वो जिसमें कुछ खिलौने मिलते हैं, किंडर, हाँ किंडर जो है उसमें ऐसी चीज़ें निकलती थी। अभी तो वो पता नहीं कौन कौन से विचित्र प्राणी निकलते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ये था पिंग पोंग बॉल। अब इसके बाद में आप लोगों को सिखाना जो है वो है साइफन, है ना। तो साई, है ना, साइफन। साइफन का यूज़ जो है हम लोग कब करते हैं, ज़्यादातर नागपुर के लोग, है ना, जब सितंबर अक्टूबर में हम लोगों को कूलर को खाली करना रहता है। अब कूलर की टाकी जो है उसको खाली करना है ना, तो उसमें क्या करेंगे, एक पाइप डालेंगे और दूसरी तरफ से पानी को खींच के वो कंटिन्यू फ्लो होते होते अपने आप निकल जाएगा। तो ये एक बहुत ही सस्ता एपरेटस है जिससे किसी टंकी को हम खाली कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको, इस पे ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है आते हैं, जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिएगा कि ये टंकी है ना, और इसमें अगर एक पाइप जो है वो हमने डाला हुआ है, ओके, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह क्या है, एक जैसा है, ठीक है। ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, करेक्ट, ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक। यहाँ पर अगर आप ये एक H1 हाइट है, ये रेफरेंस लेवल है, और यह H2 है ना। अब यहाँ पर अगर इस टंकी को, चाहे वो पेट्रोल की हो या फिर पानी की हो, है ना, तो इस तरह से पेट्रोल की टंकी जो है उसमें किसी से पेट्रोल लेना बहुत अच्छा लगता है ना। सामने वाला का चेहरा देखो, अगर उसमें थोड़ी देर ज़्यादा होती जाती है तो बेचारे का 100 रुपये लीटर की चीज़ें जो है वो निकलती जाती, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर ये टंकी को खाली करना है तो यहाँ पे लिक्विड का बेटा फ्लो होता रहता है। आया ना समझ, लिक्विड काय में है यहाँ पर, फ्लो में, और वेलोसिटी सब जगह क्या होगी, सेम होगी। सब जगह वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया क्या है,
यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, v क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द पाइप, है ना, समझ में आया। अब अपने को इसमें जो मैथमेटिकली कंसेप्ट जो है वो समझना है कि साइफन कब कब वर्क करेगा, है ना, उसके लिए काम करना है, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट डिसाइड करता हूँ। ये जस्ट एक पॉइंट हो गया, ये 1 है ना, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 4, और यहाँ पर पॉइंट हो गया 5। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। एग्जैक्टली क्या होता है कि लिक्विड यहाँ का लिक्विड फ्लो हो रहा है, किधर का, टंकी। तो टंकी का लिक्विड जो है वो कुछ इस तरह से बाहर निकलता जाएगा, इस तरह के फ्लो में। आया ना समझ, कहाँ से लिक्विड कम होता जाएगा, टॉप से धीरे धीरे। तो इधर का लिक्विड इस तरह से मूव हो रहा है, समझ में आया। तो वी कैन अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट 1, inside this is the point 2, this is the point 3, this is the point 4, and this is point 5, this is the point 5 which is in air. तो pressure at point 1 is equal to pressure at point 5 is equal to क्या है, P नॉट। समझ गया, समझ गया। प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड प्रेशर एट पॉइंट 5 इज इक्वल टू क्या है, P नॉट। बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। बर्नौलीज थ्योरम 2 पॉइंट पर, बर्नौलीज थ्योरम 3 पॉइंट पर, बर्नौलीज थ्योरम 4 पॉइंट पर, बर्नौलीज थ्योरम 5th पॉइंट। ओके, इसको हमने क्या माना, रेफरेंस लाइन। तो बर्नौलीज थ्योरम 1 पॉइंट पर, प्रेशर क्या है 1 पॉइंट पर, प्रेशर है P नॉट, प्लस फ्लो की वेलोसिटी क्या है, ऑलमोस्ट 0 का स्क्वायर। टंकी नीचे गिरेगी लेकिन टंकी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मान लिया, प्लस रो जी 0 क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पर। ओके, समझ गए। 2 पर प्रेशर क्या आया, P, क्योंकि वहां पे लिक्विड फ्लो हो रहा है बेटा। तो 2 पर प्रेशर क्या आएगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0। समझ में। 3 पर प्रेशर क्या होगा, P3 पर प्रेशर है P3 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H1। 4 पर प्रेशर P4, 4 पर प्रेशर P4 विल बी इक्वल टू P होगा, P4 विल बी इक्वल टू P ही होगा। अभी मैं P4 लिख देता हूं, प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0। 5th पर प्रेशर P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस नहीं माइनस रो जी H2। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अगर मैं 1 एंड 5 को इक्वेट करता हूँ, है ना बेटा, 1 और 5 को इक्वेट करता हूँ, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी H2, यानी V इज इक्वल टू क्या आएगा, झोपड़ी के अंदर 2GH2। मजा आ गया, मजा आ गया, आया ना समझ में। यानी यहाँ पर साइफन कितना फनी है कि यह यहाँ पर जो फ्लो की वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ H1। H1 पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको कितना भी ऊपर ले जाओ, लेकिन एक लिमिट में वो भी समझ में आएगा कि H1 पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस टंकी के टॉप मोस्ट लेवल से ये पाइप जितना नीचे की तरफ रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा। समझ में आए? ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन H2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ H1। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, मैंने डिराइव कर दिया, मैं कोई अपने को ऐसा जादू से करके नहीं बताया कि ये मैजिक है। V इज इक्वल टू √2GH2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर H2 शून्य होगा ना, इसके ऊपर अगर आप लेंगे पाइप रखोगे तो क्या होगा? साइफन है ना, सच में बेकार हो जाए। समझ में आया? तो टंकी से पेट्रोल निकालना है तो नली को पेट्रोल लेवल से थोड़ा सा नीचे ले जाओ। आया समझ में? और फटाफट ले जाना है तो वो नीचे वाली पाइप की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए? तो एक तो ये रिजल्ट आया। दूसरा यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट जो है कि मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होना चाहिए? मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होना चाहिए? P3। मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा? P3। आप लोगों ने जैसे वो पढ़ा था ना कि एक कौन सुपरमैन 11 पॉइंट कि 10.2 मीटर की स्ट्रॉ से ही पानी पी सकता है, उसके ऊपर नहीं। तो वैसे यहाँ पर देखो देखो देखो, जितना तुम H1 बढ़ाओगे V तो फिक्स हो गया, V के बारे में कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या है? H1 है, तो H1 बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि साइफन विल नॉट वर्क। आया ना समझ में? तो यहाँ पर P3 की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। आया ना समझ में? तो P3 की वैल्यू अगर 0 हो सकती मिनिमम, तो क्या देगा ये? H1 के बारे में अपने को देगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? तो कुल मिलाकर अब मैं इसको किसके साथ ले जाऊंगा? P3 प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH1 इज इक्वल टू क्या कर दिया? P0 प्लस हाफ रो V² माइनस रो GH2। गॉट इट? ये कैंसिल। तो P3 की वैल्यू अगर मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दी, अभी मैं क्या लिख सकता हूं? P3 प्लस रो GH1 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या आ गया? P0 आ गया। आया ना समझ? इन दोनों का सम रो नॉट के बराबर है। P3 की कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी क्या आएगा इससे रिजल्ट? इससे रिजल्ट क्या आएगा? इससे एक रिजल्ट यह आ जाता है कि H1 प्लस H2 should be less than or equal to P0 अपॉन रो जी। और P0 अपॉन रो जी अगर ये वाटर के लिए है ना, तो P0 अपॉन रो जी की वैल्यू क्या आती है? 10.2 आती है। H1 प्लस H2 इज द टोटल H, है ना, रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर उठे और कितना नीचे गए। तो H1 प्लस H2 शुड बी लेस देन what? P0 by rho g for working of siphon। साइफन के वर्क करने के लिए। तो देर आर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस।
आया ना समझ? वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gh2 एंड h1 प्लस h2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू p नॉट बाय रो जी. p नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू 10⁵ होती है. रो वाटर के लिए 1000 होगा और जी की वैल्यू 9.8 होगी. सो इट्स वैल्यू इज अराउंड 10.2 मीटर इन द केस ऑफ वाटर. समझ में आ रहा है? ओके. अब उसके बाद में ये साइफन भी खत्म हो गया. मैंने एक रिएक्शन फोर्स का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, है ना? रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रो वी स्क्वायर ए, यानी ए वी स्क्वायर रो, है ना? आया ना समझ? ए वी स्क्वायर रो, यानी फार्मूला है वी स्क्वायर रो नहीं है, नहीं तो तुझे ऐसा लगेगा ए, है ना, वी स्क्वायर. इसलिए रो वी स्क्वायर ए भी अच्छा लगता है. अब सुनिए,